अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली एक दोशीज़ा की सच्ची कहानी है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ इंसान मरीख पर जाने का सोच रहे हैं, हमारे वतन के कुछ इलाकों में जब इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं तो हैरत होती है और इन वाक़यात पर यकीन करने का दिल भी नहीं चाहता। बेशक आपने अपने मुल्क के बहुत से तरक्की याफ्ता बड़े और छोटे शहर, देहात, कस्बे और गांव देखे होंगे, लेकिन आपने कोहे सुलेमान के सिलसिले के बाद पहाड़ी बस्तियां शायद ही देखी हों जिनमें अरसा कदीम से बसने वाले कबाइल आज भी अपनी सदियों पुरानी रिवायात और रीत परीत के पाबंद हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों में ज़्यादातर खूबसूरत बागात हैं और इस इलाके का हकीकी तर्ज ज़िंदगी हम बड़े शहर के लोगों से ओझल हो रहा है। ताहम हमारा ताल्लुक़ क्योंकि सकी सरवर शहर से रहा, लिहाजा हमारा आना जाना मुद्दतों से कोहे सुलेमान की आबाद बस्तियों में रहा है, जहाँ मेरे वालिदैन के करीबी रिश्तेदार रहते थे, जहाँ हमारा आबाई घर भी था। ये 40 बरस पुरानी बात है। उन दिनों में 12-13 साल की थी। मुझे लगता था जैसे ये कल की बात हो। आज भी मुझे मेरी आपा गुलजार का चेहरा एक चमकते हुए चांद की तरह नज़र आता है। मैं अपनी खालाजाद गुलजार के साथ रहा करती थी क्योंकि मेरी माँ बीमार थी और वालिद साहब सखी सरवर में मैनेजर तैनात थे। ये शहर डेरा गाजी खान के करीब था, जहाँ सरकारी अस्पताल में इलाज के खातिर मेरे वालिद अम्मी जान को भी साथ सखी सरवर ले गए थे और मुझे वो खाला के पास छोड़ गए थे। बताती चलूँ कि खालू मेरे ताया भी थे और हमारा आबाई घर एक ही था। मेरी दादी जान ने मुझे सखी सरवर वालिदैन के हमरा ना भेजा क्योंकि इनको मुझसे बहुत उनसियत थी। मैं भी यहाँ बहुत खुश थी। खाला और गुलजार मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझको खाला के पास रहने से वालिदैन की कमी महसूस ना होती। हमारा गांव ऊंचाई पर था, जहाँ सरसब्ज दरख्त थे और मौसम सरमा में बर्फ़ गिरती थी। यहाँ के लोगों का ज़रिया मुआश मवेशी पालना और फसल लगाना था। यहाँ लड़कियाँ मवेशी चराने और झरने से पानी भरने को जाया करती थीं। एक दिन मैंने गौर किया कि आपा गुलजार को चुप सी लग गई है। वो बागों से आती तो खाना ना खाती, सोफे पर चुप से लेट जाती और बस छत को देखती रहती थी। खाला इनको खाने के लिए आवाज़ें देती रहती या सार अच्छे ना थे। मैं फिक्रमंद थी कि वो मुझसे भी पहले की तरह हंसती बोलती ना थी। मैं चाहती थी जो उनके दिल में है वो ज़ुबान पर आ जाए। एक रोज़ हम दोनों झरने पर गए। वापसी में एक नौजवान को देखा। मुझे लगा ये किसी के इंतज़ार में पहले से ही है। मैंने वहन जाना, फिर अचानक मेरी नज़र गुलजार आपा की तरफ उठी तो वो उस नौजवान की जानिब ऐसी नज़र से देख रही थी जैसे कोई मनचाही सूरत को देख लेता है तो आंखों ही आंखों में जोत जलने लगती है। मैं उम्र में उनसे छोटी ज़रूर थी मगर इतनी भी नादान नहीं थी। मैंने उनसे कहा, ये क्या मामला है आपा, ज़रूर कोई बात है ना। उन्होंने ऐसे सर झुका लिया जैसे अपनी ख़ता को तस्लीम कर रही हूँ। जब दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ तो मैंने घर आकर इनके पीछे पड़ गई। तब इन्होंने मेरी मिन्नतें की कि ये बात तुम किसी को भी ना बताना। उस रोज़ से फ़िक्र ने मुझको जकड़ लिया। दिन रात एक ही बात सोचती थी कि अगर बड़े बाबा या भाइयों को खबर हो गई तो क्या होगा। मैं ताया जी यानी खालू जी को बड़े बाबा कहती थी। वो बहुत सख्त मिजाज थे, मगर उससे भी ज़्यादा सख्त मिजाज तो गुलजार के भाई थे। इनको अगर इल्म हो जाता जो अजनबी नौजवान इनके घर की औरतों के रास्ते में खड़ा है तो वो इसका ऐसा बंदोबस्त करते कि वो दोबारा इस दुनिया में किसी को नज़र नहीं आता। एक रोज़ आपा ने आकर मुझे कमरे में बताया कि आज हमारी भेड़ के गले में किसी ने धागे से घुंघरू डाला है, उसने जिसको तुमने रास्ते में खड़ा देखा था। ऐसा कहते हुए गुलजार आपा का रंग गुलाबी हो गया। वो खासे शर्मा रही थी, जबकि आने वाले वक्त का खौफ इनके चेहरे से नुमाया नहीं था। आपा, क्या इस मामले में तुमको मेरी कोई ज़रूरत है? मैंने आपा से पूछा क्योंकि मुझे लगता था इन्हें घर के मर्दों का खौफ तो है नहीं, तभी ऐसा कर रही हैं। मैंने इनका एतमाद हासिल करने के लिए कहा। मेरी बहन मेरी चालबाजियों को ना समझते हुए खुश हो गई। मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है क्योंकि मुझे तुम पर एतमाद है। अच्छा तो कहो ना। वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, भेड़ के गले में घुंघरू डालने का मतलब है उसने मुझे झरने पर बुलाया है। तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ आपा चलूँगी। वो जगह दरख्तों का एक ऐसा झुंड था जहाँ दो इंसान अगर छुप कर बैठ जाएँ तो आसानी से नज़र नहीं आ सकते थे क्योंकि इस तरह 2-3 बड़े बड़े पत्थर रखे होते थे। बज़ाहिर ये जगह महफूज नज़र आती थी, लेकिन मोहब्बत करने वालों के लिए कोई जगह महफूज नहीं होती। मैंने यही समझा कि आपा को इस खतरनाक रास्ते पर अकेले सफ़र ना करने दूँ ताकि अगर उधर से कोई गुजरे तो बर वक्त खबर देकर आपा को बदनामी से बचा लूँ। ये सिर्फ बदनामी का मामला न था बल्कि इसमें इन दोनों का मरना जीना छुपा हुआ था। वक्त मुकर्ररा पर हम पत्थरों से घिरे उस जगह पर पहुँचे जो झरने से चंद कदम पर था। मेरा दिल धड़कने लगा। हम आगे बढ़े तो वहाँ वो जांबाज नौजवान पहले ही मौजूद था। उस दिन पहली बार मैंने उसे नज़दीक से देखा। सूरत का भला था, सीरत का तो खुदा को ही पता। मोहब्बत का जज्बा असली था या वक्ती, मुझे इन बातों की समझ न थी। मुझे सिर्फ अपनी खालाजाद बहन से गर्ज थी जो अपने दिली जज्बात के आगे बेबस थी और दूर अंदेशी से महरूम हो चुकी थी। अब जब गुलजार आपा झरने पर जाने का कहती, मुझे उनके साथ जाना पड़ता। घर से निकलते वक्त मैं इन्हें मना करती मगर वो अपने कदम रोक ना पाती। मजबूरन मैं इनके साथ होती कि वो अकेले जाने से ज़्यादा खतरा था क्योंकि मैं हर सूरत अपनी खालाजाद को नुकसान से बचाना चाहती थी। मैं सारे रास्ते कहती जाती कि आपा जान अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने कदमों को थाम सकती हो तो थाम लो। इस मनमानी का अंजाम ठीक ना होगा। बस आज जा रहे हैं, समझो आखिरी बार। आइंदा तुम्हारी बात मानूंगी और फिर हम इस जगह नहीं जाएंगे। आपा ने ऐसा वादा कई बार किया मगर हर बार तोड़ दिया। मगर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस राह मोहब्बत में ऐसे वादे सिर्फ तोड़ने के लिए होते हैं। एक दिन आपा ने बताया कि जांबाज ने मुझे शादी का कहा है। मगर ये किस तरह मुमकिन है आपा?
ہم اپنے قبیلے کے باہر تو شادی نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو جان دینی پڑتی ہے۔ یہ سن کر وہ بجھ سی گئی۔ اگلے دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، بخار کی وجہ سے میں لحاف سے نہ نکل سکی، اونچے نیچے پہاڑی راستوں پر چلنے کے قابل نہ تھی۔ اس دن گلزار آپا کو میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، بہت روکا، واسطے دیے کہ آج مت جاؤ آپا، ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، میں مشکیزہ لے کر جا رہی ہوں، مگر آپا بھائیوں نے تو ہم کو مشکیزے سے پانی بھرنے کے لیے منع کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی چلی گئی۔ میرے منع کرنے کو خاطر میں نہ لائی، مگر آج میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر میری بہن اکیلے گئی تو آج ضرور کچھ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی وہ اکیلی ہی چلی گئی۔ آج والد اور بھائی بھی گھر نہ تھے، وہ کھیتی باڑی کے خاطر زمینوں کی طرف گئے ہوئے تھے۔ گلزار آپا کو کسی کا ڈر نہ تھا، جانے کیسے وہ اتنی دلیر ہو گئی تھیں۔ اگلے 3-4 دن تک میرا بخار نہیں اترا اور آپا کے دل سے اکیلے جانے کا خوف بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ ان کی ہمت بڑھنے لگی، وہ اکیلے ہی جانے لگی تھی۔ شاید تقدیر ایسے ہی برے دنوں کی طاق میں تھی کہ ایک روز بھائیوں نے اسے اکیلے جاتے دیکھ لیا۔ ان کے جی میں کیا سمائی کہ وہ آپا کے تعاقب میں لگ گئے۔ گلزار آپا تیز تیز قدموں سے جا رہی تھی، پیچھے مڑ کے دیکھنے کا بھی ان کو ہوش نہ تھا۔ وہ اب اپنے کان بند کر چکی تھیں کہ کوئی آہٹ، کوئی آواز ان کو سنائی نہ دیتی تھی۔ یوں ہی وہ ملاقات کی جگہ پر پہنچی، مشکیزہ زمین پر پھینک دیا اور پتھروں کی طرف جانے لگیں۔ تبھی جانباز قدموں کی چاپ سن کر باہر آ گیا اور شکوہ کرنے لگا کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئی؟ ابھی وہ جواب بھی نہ دے پائی تھی کہ اس نے بڑے بھائی کو ادھر سے آتے دیکھ لیا۔ جانباز تو سر پر بھاگا اور بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپا نے بھی دوڑ کر مشکیزہ اٹھا لیا اور جھرنے کی طرف جانے لگیں۔ تبھی بھائی وہاں بھی پہنچ گیا۔ بھائی کے تیور اچھے نہ دیکھ کر اس نے مشکیزہ وہیں پھینکا اور گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ بھائی نے اسے وہاں کچھ نہ کہنا مناسب سمجھا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی اور گھر آتے ہی بندوق کی نال سیدھی کر دی۔ جو ہی دیکھتے بندوق کی کئی گولیاں آپا کے سینے میں اتر گئیں۔ خالہ نے یہ منظر دیکھا تو بیٹی کی سمت دوڑی، مگر بہت دیر ہو گئی تھی، وہ بیٹی کو نہ بچا سکی۔ بھائی نے ماں کو مرتی ہوئی بیٹی کے قریب بھی پہنچنے نہیں دیا۔ دوسرا بھائی جو گھر پہنچ چکا تھا، اس نے ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ کوئی آواز نہ سن سکے۔ میں بندوق کی آواز سن کر باہر نکلی تو یہ منظر دیکھ کر میری سانس رک سی گئی اور میری آنکھوں کے سامنے گلزار آپا نے تڑپتے ہوئے دم توڑ دیا۔ اسی وقت سبھی بھائی بھی آ گئے۔ سب نے مل کر لاش کو گھر کے پچھواڑے جہاں لکڑیاں ذخیرہ تھیں اور بھیڑ بکریاں بندھی ہوئی تھیں، وہیں گڑھا کھود کر گلزار کو دفن کر دیا اور سارے علاقے میں مشہور کر دیا کہ گلزار نالے میں کپڑے دھونے گئی تھی اور پاؤں پھسلنے کی وجہ سے اس کی لاش ڈوب گئی اور لاش نہیں ملی۔ لاش ظاہر ہے کیسے ملتی، جن کو پانی کے تیز بہاؤ سے نکالنا ممکن نہیں تھا۔ علاقے کے لوگوں نے اس خبر کو ایسے مانا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ ایسے ہی ہمارے قبیلے کے ہر مرد کے خیالات تھے۔ جہاں باز تو ایسے غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ محبت کے اس کھیل میں گلزار آپا تو جان سے گئی اور جہاں باز کو بھی جلا وطن ہونا پڑا۔ اس واقعے نے تو سچ جیسے میری خالہ کے گھر کو قبرستان ہی بنا دیا۔ جب میری امی آئیں تو خالہ ان سے لپٹ کر رونے لگیں، کہتی اگر تم لوگ یہاں ہوتے تو شاید میری گلزار کو بچا لیتے، لیکن جو قتل آج تک غیرت کے نام پر ہوتے ہیں سبھی جانتے ہیں اس میں عورت کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ کے علاقوں میں کہیں پہ بھی ایسا کچھ ہو رہا ہو تو آپ ضرور اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا۔